हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का। ठीक है, बेसिक वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो बेसिक जो ये ऑफिशियल सैम्पल पेपर है बेटा, जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। ठीक है, तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास 10th का सेकेंड टर्म के लिए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों उससे पहले अपन थोड़ा जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं हम लोग। तो आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, 14 क्वेश्चंस होंगे उसमें और मैक्सिमम 40 मार्क्स का होगा। और 14 क्वेश्चंस 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। ठीक है, सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, तो 6 × 2 12 मार्क्स हो गए। यहाँ से कितने मार्क्स? 12 मार्क्स हो गए। ठीक है, सेक्शन बी में 4 मार्क्स होंगे, सॉरी 4 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, तो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और 4 क्वेश्चंस होंगे, तो 4 × 3 = 12, तो 12 मार्क्स सेक्शन बी देने वाला है आपको। और देखो सेक्शन सी में देयर विल बी 4 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच, है ना, तो 4 × 4 16 मार्क्स। जब आप टोटल करेंगे तो टोटल आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा, जो आपको 2 घंटे में करना होगा। तो ये पता लग गया आप लोगों को। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। सेक्शन ए से शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग। ये आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 7x - 6 = 0। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये भाई यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, और में करके दिया हुआ है, या तो आप ऊपर वाला करो या तो नीचे वाला करो। ठीक है, मैं आपको दोनों सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अच्छा, रूट्स निकालना है। किसका रूट्स निकालना है? 3x² - 7x - 6 = 0। ये 4th चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। ठीक है, अगर जब आप ओके, इसे पता है आपको कैसे सॉल्व करते हैं। 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आए, प्लस या माइनस करके 7 आए, बिल्कुल 9 और 7 है। तो 3x² - 9x, 9 और 2 है ना, 9 × 2 = 18, और 9 को जब आप 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्लियर है इसे, है ना, या 2 को 9 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल गेट 7। ठीक है, तो ये 2x - 6 = 0। तो यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ पे कॉमन है बेटा 3x, यहाँ x बचा, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बचा 3, और यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, 2 आपने कॉमन लिए हैं, x बचा, यहाँ पे -3 बचा, x - 3 दोबारा आप कॉमन ले लो, है ना। तो क्या आ गया? x - 3 आपने कॉमन लिया, तो यहाँ से 3x बचा, और यहाँ से +2 बचा, = 0। बहुत आसान। तो एक बारी आप इस फैक्टर को 0 रखोगे, x - 3 को, और एक बारी आप 3x + 2 को 0 के इक्वल रखोगे, तो यहाँ से x आ जाएगा 3, और यहाँ से x आपका क्या आ जाएगा? -2/3। क्लियर है ना, इतना आसान है। आपके क्या है? आंसर से 2 मार्क्स आपको मिल गए भाई, 2 मार्क्स पक्के हो गए। देखो ना कितना आसान है बेटा, बहुत आसान है नहीं है कि जस्ट इसको फैक्टराइज करना था, जो आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी। अगर कोई बच्चा इसको ना करके सेकंड वाला करना चाहेगा, मतलब इसका जो और में ऑप्शन में दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो और वाला कर रहे हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 3x² + kx, 3x² + kx + 3 = 0। इसके रियल एंड इक्वल रूट्स है ना, इसके रियल एंड इक्वल रूट्स है। कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन दिया है हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन उठ गया है। ठीक है, तो यहां देखो, ओके, तो ओके, 4 रियल एंड इक्वल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता था, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? b² - 4ac, b² - 4ac आपका क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट होता था। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू k है, पता ना, ax² + bx + c होता है दोस्तों, है ना, = 0। तो यहाँ a की वैल्यू 3 है यहाँ पे, और b की वैल्यू k है, तो k² - 4, a 3 है और c 3 है, = 0, k²। ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके 36 आएगा। अच्छा, स्क्वायर वहाँ जाके रूट तो बनेगा बेटा, पर अगर आपने प्लस माइनस नहीं लगाया तो नंबर आपके कट जाएंगे, और √36 6 के इक्वल होता है। तो k की वैल्यू या तो +6 आ गया, या तो क्या आ गया? -6 आ गया। ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? 3 क्यूब्स
ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई 3 क्यूब्स है और सबका वॉल्यूम सेम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आर जॉइंड एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म। यार देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का खेल है यहाँ पे, बस लैंग्वेज का खेल है। ओके यहाँ देखिए 3 क्यूब्स है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा 3 क्यूब्स है और सबका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। सबका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी सारे के सारे क्यूब क्या है, सारे के सारे क्यूब जो है वो इक्वल कह सकते हो या उनके साइड्स इक्वल है। अगर एक क्यूब है तो दूसरा क्यूब भी ऐसा है और तीसरा क्यूब भी बिल्कुल ही ऐसा है, ठीक है। तो अब देखो 3 क्यूब्स आर जॉइंड एंड टू एंड। ओके 3 क्यूब्स को ज्वाइन किया, तो यहाँ देखो 3 क्यूब्स को ज्वाइन किया एंड टू एंड, ओके एंड टू एंड ज्वाइन किया, ये दूसरा क्यूब ज्वाइन हो गया और ये हमारा तीसरा क्यूब ज्वाइन हो जाएगा, है ना। ये हमारा 2 मिनट, ओके। अगर मैं अच्छे से बनाऊं, ये थर्ड क्यूब है। यहाँ देखो सब ए भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। पर अब जो रिजल्टेंट आ गया वो क्यूबॉइड आ गया। ध्यान दो भाई, उस देखो हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्रेथ में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क कहाँ पड़ा, फर्क लेंथ में पड़ा है। लेंथ 3 टाइम्स हो गया है, क्लियर है इस चीज। तो 3 क्यूब्स को मिला के एक क्यूब 1 है, क्यूब 2 है और क्यूब क्या 3 है। तीनों क्यूब को मिला दिया जब हमने, है ना, क्यूब क्यूब क्यूब, जब तीनों क्यूब को मिला दोगे तो ऑब्वियसली क्यूबॉइड बन जाएगा। पर एक चीज ध्यान देना, जब क्यूबॉइड बनेगा ना तो उसके सिर्फ लेंथ में ही चेंज आएगा, ब्रेथ और हाइट क्यूब के साइड के इक्वल ही होंगे। तो पहले क्यूब का साइड निकालना जरूरी है। तो देखो 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं मान लेता हूं कि लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब किसके इक्वल दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल दिया है। और वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। और 64 को आप कैसे लिख सकते हो, 64 को आप 4 का पावर 3 लिख सकते हो, क्लियर है इस, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप लोग बना लेंगे तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब क्यूबॉइड के, अब देखो क्यूबॉइड के केस में क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए, अच्छा क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, पहले मुझे एक बात बताओ। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है 2LB + BH + HL। तो हमें इतना पता है जो H और B में कोई अंतर नहीं आएगा, तो H A के इक्वल ही होगा, यानी 4 सेंटीमीटर के इक्वल ही होगा, और B भी 4 सेंटीमीटर के ही इक्वल होगा। पर जो L होगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स। देखो L देखो ना यार, ये पूरा लेंथ हो गया, तो ओके 4 + 4 + 4, तो क्या 3 टाइम्स 4 आ गया, यानी ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 12 सेंटीमीटर हो गया तो वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर लीजिए। वॉल्यूम क्या था, मैं दोबारा लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2LB BH + HL, है ना। ओके तो L कितना आ गया था, L 12 आ गया था, B में कोई फर्क नहीं, 4 था, B 4 ही था और H भी 4 था, ओके H 4 था और L में ही फर्क आया यानी 12 आया, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 2 तो आ जाएगा ये 24, ठीक है, ये 24 नहीं 48 आ जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, कोई बात नहीं। यहाँ देखो भाई 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अगेन 48, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इनको ऐड करते हैं, तो 48 कितना हो जाएगा, इट विल बी 96, है ना, और +16 तो कितना हो जाएगा, ओके 112 आ गया। जब 112 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 224 आपका, क्योंकि वॉल्यूम है ना दोस्तों, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आप आंसर देंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है ना, बहुत आसान। चलो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या था, 3 क्यूब्स, है ना, एंड टू एंड ज्वाइन किया उनको, और अपन ने क्या बना दिया, अपन ने क्यूबॉइड बना दिया। तो जो क्यूबॉइड बना उसका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो उसके लिए B और H में तो कोई फर्क नहीं होता, मुझे L निकालना था।
तो बी और एच तो उस साइड के इक्वल ही होते हैं। तो पहले हमने क्यूब का साइड निकाला, ये बी के इक्वल है और यही एच के इक्वल है। पर एल हमें पता है 3 टाइम्स साइड के इक्वल है, क्योंकि देखो एल में चेंज आ गया। अगर एल बी एच आ गया तो फॉर्मूला लगा के हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लिया। ठीक है जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इंटर हाउस, ओके मुझे लगा इंटीजर है। एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वॉज ऑर्गेनाइज बाय स्कूल, ओके एक स्कूल द्वारा भाई इंटर हाउस क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स मेड बाय द स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन रन्स स्कोर्ड। ओके तो यहाँ देखो रन स्कोर्ड जो दिया हुआ है, ऑलरेडी रन स्कोर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 2 मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ब्लू ब्लू है, ब्लैक ले लेते हैं। तो आपका रन स्कोर यहाँ दिया हुआ है ना। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 0 से लेके 20 तक कितने बच्चों ने रन बनाए, 4 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 0 से लेके 20 तक रन बनाए। 6 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 20 से लेके 40 के बीच रन स्कोर किए हैं। ओके 40 से 60 के बीच 5 बच्चों ने स्कोर किए, ठीक है। 60 से 80 के बीच 3 बच्चों ने स्कोर किए और 80 से 100 के बीच 4 बच्चों ने स्कोर किए हैं रन, ठीक है। फाइंड द मीडियन रन स्कोर्ड, ओके मीडियन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन। तो देखो ये सॉल्यूशन का पार्ट है, जो दूसरा टेबल है सॉल्यूशन का पार्ट है, मैं ऑलरेडी बना चुका था ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा बनाने में। अच्छा तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे n/2 सी एफ एफ ये सब कहाँ से आता है, सी एफ और एफ तो आपका मीडियन क्लास से आता है, ठीक है। तो मीडियन क्लास और देखो सी एफ एस फॉर्मूले में सी एफ आता है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे कि फिर ये तो सिंपल फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, फ्रीक्वेंसीज को आप सी एफ में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले अपन लिख लेते हैं 0 to 20, ओके 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, ऐसे आप टेबल बना लेंगे, ठीक है, और 80 to 100, ठीक है जी, ओके। अब 0 to 20 में 4, अच्छा फ्रीक्वेंसी देखो या इसे कहो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी को तो आप F5 कहते हो, क्या कहते हो, F5, ठीक है। 0 से लेके इसका फ्रीक्वेंसी 4 है, 6 है, 5 है, 3 है और क्या है 4 है, ठीक है। CF क्या कहते हैं, CF को कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और CF कैसे कैलकुलेट करते हैं, CF या तो लेस देन टाइप से कैलकुलेट कर लो या मोर देन टाइप से, तो लेस देन टाइप वाले कैलकुलेट करते हैं। तो CF पता है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, 0 से लेके 20 तक, यानी 20 से कम वाले 4 होंगे। अगर मैं 40 से कम वाला लूँ तो आप इसको ऐड करते जाओगे, है ना, तो एक 10 आ जाएगा, फिर आप ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। आई होप आपको CF निकालने आता है। अगर ज़रा सी भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो आपके लिए बना के लेके आ जाऊँगा। 18 आ गया और 18 में दोबारा 4 ऐड करो 22। तो टोटल स्टूडेंट्स 22 है। लास्ट वाला क्या आता है, टोटल स्टूडेंट्स। अगर इनका भी अगर आप टोटल करो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, है ना, ऊपर अगर आप टोटल करो बेटा, तो ये थोड़ा होच-पोच हो गया, पहले इसे मिटो देते हैं, ठीक है। अगर इन लोगों का आप टोटल करो तो आपको 22 ही मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको n/2 निकालना होता है। अगर n आपको 22 है, अगर n आपको क्या है 22 है, तो n/2 क्या हो गया, 11 आ गया। तो पता ना मीडियन क्लास ढूंढना होता है हमें क्या ढूंढना होता है, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास क्या होता है, n/2 से जस्ट बड़ा वाला। n/2 11 आया तो अच्छा n/2 11, तो CF में देखो 11 कहाँ है, तो 11 तो है नहीं, तो 11 से जस्ट बड़ा क्या है 15 है। तो 15 का जो क्लास आया वो 40 to 60 है, ठीक है। तो आपका मीडियन क्लास क्या आ जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा 40 to 60, ठीक है। यहाँ से L आ गया, L क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। अपन को L चाहिए और H चाहिए, H तो 20 दिया हुआ है। H क्या होता था, H होता था डिफरेंस ना, कितने का डिफरेंस है ना, क्लास साइज। तो 0 से लेके 20, 20 से लेके 40, तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस यहाँ 20 का है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है, ओके। तो n/2 11 है, CF निकालना है और F निकालना है। तो CF पता है क्या होता है, CF होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास वाला जो CF आया 15 आया, उससे पहला वाला यानी 10 आपका CF हो गया यहाँ पे,
10 क्या होगा आपका CF होगा, तो यहाँ पे CF आएगा आपका 10, ठीक है। और F दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, जो F आएगा वो आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। आई होप आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना आ गया, ये आ गया अपना 5 आ गया, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला लगाइए इधर दोबारा, है ना दोस्तों, मीडियन का आपने फॉर्मूला दोबारा लगाया, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए, तो आ जाएगा 40 प्लस n/2 11 आया, ओके। CF कितना है 10, और F का क्या है दोस्तों 5, और H कितना आया H 20 आया, तो 5 से ये कैंसिल होके 4 आ गया, ठीक है 40। और यहाँ देखो 11 माइनस 10 1 आ गया, 1 इंटू 4, तो ये आ गया 44 आंसर। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप कैसे पता करोगे आपका आंसर सही है या गलत है, आपने कोई गलती नहीं की। जो आपका आंसर आया ना वो मीडियन क्लास के अंदर का ही होना चाहिए। देखो तो मीडियन क्लास 40 to 60 है। मीडियन क्लास का मतलब ही यही है कि मीडियन इस क्लास में ही लाई करेगा, तो 44 40 से 60 के बीच आ रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर है इस चीज, है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। ओके 4, 9, 14। ओके पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि D बोला है। आपको पता है D क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है। 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, ये आपका कॉमन डिफरेंस है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, ओके, एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम, ठीक है, देन राइट द न्यू AP। ये भी 2 मार्क्स का है हमारा, ठीक है। अरे यार हद है यार। अब जो फर्स्ट टर्म है उन्होंने 6 बना दिया, है ना, तो फर्स्ट टर्म को मैं A ले लेता हूँ, तो A को 6 दे दिया, ठीक है। तो AP क्या होता है, A होता है, फिर A प्लस D होता है, A प्लस 2D एंड सो ऑन, ठीक है भाई। D बोला है सेम रखने को, यानी D हमारा 5 ही है, तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 प्लस 5, A प्लस D यानी 6 प्लस 5 11, ठीक है। और 11 प्लस 5 16, ठीक है। आप ऐड करते जाओ, या तो आप 2 से A, आप तो ऐसे 5 और 2D कितना हो जाएगा, नहीं A तो 6 है ना, 6 और 2D 10, तो ये 16 हो जाएगा, चाहे आप ऐसे निकाल लो या आप ऐसे निकाल लो, ठीक है। तो आपका न्यू AP ये आपका क्या है आंसर है। तो दोस्तों आसान है यार, अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मुझे दोबारा कमेंट करना, क्योंकि अपन को टाइम के अंदर सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। ओ माय गॉड, इसका मोड दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो गाइस कहाँ है x देखो 40 to 50 है, मोड 38 है, तो 38 कहाँ लाई करता है, 38 क्या 40 to 50 लाई करेगा या 30 to 40 लाई करेगा, तो 30 to 40 लाई करता है। 38 दोस्तों 38 जो लाई करता है वो 30 से बड़ा है और 30 से बड़ा और 40 से छोटा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ मीडियन क्लास मॉडल क्लास क्या होना चाहिए, मॉडल क्लास यार, अगर मोड 38 दिया हुआ है तो मॉडल क्लास में से मॉडल क्लास के अंदर से ही मोड निकलता है ना, तो मॉडल क्लास 30 to 40 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा मॉडल क्लास आ गया, हमारा मॉडल क्लास क्या आ गया, मॉडल क्लास आ गया 30 to 40। हमने कैसे पता किया, क्योंकि मोड 38 दिया हुआ है, मोड अगर 38 दिया है तो 38 इसके बीच आ रहा है, ये आपका क्या है मॉडल क्लास है, ठीक है। अगर मॉडल क्लास आ गया तो और क्या क्या चाहिए होता है, तो पहले फॉर्मूला लिख लिया करो ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला L, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में है ना F1 माइनस F नोट या F0 कहते हो, 2F1 माइनस F नोट माइनस F2, है ना, इंटू H। अच्छा तो पहले वैल्यूज लिख लो। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो L 30 दिया हुआ है, ठीक है। H कितना दिया हुआ है, H होता है क्लास साइज, तो H आपका 10 दिया हुआ है, ठीक है। ओके तो अब F1 क्या होता है, F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 होगा, और F1 से पहले देखो F नोट आता है और F1 के बाद F2 आता है, तो ऐसे याद रखा करो, मैं भी ऐसे याद रखता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो F1 देखो, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास विच इज इक्वल टू 60, ठीक है। F नोट क्या होता है, F1 से पहले वाला यानी 12, और F2 क्या हो गया, F1 के बाद यानी X, तो X अपन को निकालना है, ठीक है। तो मोड 38 दिया हुआ है, तो चलो पुट करते हैं, अगले पेज में चलते हैं, पुट करते हैं। तो मोड L पुट करो, L 30 है, प्लस F1 16 माइनस 12 आ रहा है इधर, 16 माइनस 12, ठीक है। और यहाँ
यहाँ देखो नीचे क्या आएगा 2f1 और f1 कितना है 16, तो 2f1 कितना हो जाएगा 32, ठीक है 32। और f0 कितना है दोस्तों, f0 12 है -12 और f2 क्या है, तो f2 आ गया हमारा x यानी -x और इंटू h तो हमारा दोस्तों 10 था और मोड किसके इक्वल दिया था, ये मोड का फॉर्मूला आपने अप्लाई कर लिया तो ये मोड किसके इक्वल दिया था, है ना, ये मोड दिया था 38 के इक्वल, तो ये दिया था 38 के इक्वल, डेट्स इट। अब हमें इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं। पहले तो आप 30 वहाँ जाके माइनस होगा, प्लस से वहाँ जाके माइनस होगा और 16 में से 12 गया 4 आएगा ना, 4/32 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 20 - x, ठीक है इंटू h और 30 वहाँ जाके माइनस होगा, 38 में से 8 आ जाएगा। क्लियर है इसे, ठीक है ओके बहुत बढ़िया, कोई गलती नहीं की। 4 से कैंसिलेशन हो रहा है, 4 2 जा 8 और यहाँ 5 पे कैंसिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ बचा 5/20 - x = 1, ठीक है। तो 5 = 20 - x गया, तो x को यहाँ ले और 5 को वहाँ भेजो, तो x कितना आ गया 15 आपका क्या है आंसर है, डेट्स इट। तो यार ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। जो मोड दिया था उससे आपने मॉडल क्लास का पता लगाया, ठीक है। वहाँ से वैल्यूज़ आपने लिख लिए जो लिखा और फॉर्मूला लगाया और मोड को इक्वेट कर दिया 38 के इक्वल और वहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है दोस्तों। सो हमारा 6 क्वेश्चन है, ये हमारा 6 क्वेश्चन है। देखो क्या है x y, अच्छा ये ऑप्शंस में या तो आप पहला ऑप्शन कर सकते हो या तो आप दूसरा ऑप्शन कर सकते हो, पर कोई एक करो जो आपको अच्छे से आता हो, ठीक है। दोनों अटेम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फ़िलहाल आपको दोनों करवाऊंगा क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा पहला करे कोई बच्चा दूसरा करे, ठीक है। तो यहाँ देखो पहला पार्ट बोला है XY एंड MN आर द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर D ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। देखो एक सर्कल है, सेंटर O है उसका, ठीक है। तो XY देखो ये X है ये Y, तो XY क्या है भाई, XY एक टेंजेंट है ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। XY एक टेंजेंट है, सेम MN भी एक क्या है, MN भी एक क्या है टेंजेंट है, ठीक है। तो MN एक टेंजेंट है ड्रॉ किया हुआ है और एंड्स ऑफ द डायमीटर पे, डायमीटर के एंड्स पे, ठीक है। तो D डायमीटर है, ओके। और इसका सेंटर क्या है O है, तो प्रूफ करना हमें कि XY पैरेलल है MN के, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, नहीं आज छुट्टी है, दरवाजा लगा दो, कुंडा ना लगाना। सो हमें क्या प्रूफ करना है दोस्तों, हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट XY पैरेलल टू MN। तो ये जो दो टेंजेंट्स है डायमीटर के एंड्स पे खींचा हुआ है, हमें उसको पैरेलल प्रूफ करना है। तो एक बात बताऊं, अगर D डायमीटर है तो DO रेडियस हो गया, DO क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो अगर DO रेडियस है, ठीक है, DO रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो यहाँ 90 का एंगल बनना चाहिए और यहाँ भी कितने का एंगल बनना चाहिए, 90 का। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, आप सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे, हम ऊपर वाला कर रहे हैं, पहले लिखेंगे कि OD इज परपेंडिकुलर टू XY, है ना, OD इज परपेंडिकुलर टू XY। सो आप लिखेंगे एंगल XDO = 90 डिग्री, एंगल XDO = 90 डिग्री। और यहाँ आप रीज़न क्या देंगे, रीज़न ये देंगे कि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किसके, टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है दोस्तों रेडियस, ठीक है। तो XDO 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो सेम ओके XDO, तो यहाँ से NEO भी 90 डिग्री आ गया, NEO, तो यहाँ है ना। तो एंगल ऑल्सो, या ऑल्सो आप यहाँ ऑल्सो लिखिए पहले, ऑल्सो कि OE परपेंडिकुलर है MN के, OE परपेंडिकुलर है MN के, है ना, MN के। और रीज़न तो आप यही देंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि एंगल NEO 90 डिग्री हो गया, एंगल NEO कितना हो गया दोस्तों, 90 डिग्री हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, कैन आई से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि एंगल XDO इज इक्वल टू एंगल NEO। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो एंगल XDO है वो एंगल NEO के इक्वल है बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। अगर ऐसा है बिकॉज ऑफ 90 डिग्री दोस्तों, ठीक है।
तो आपको लगता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अगर पैरेलल लाइंस है और दो ऐसे जाता है, ठीक है, तो एक एंगल यहाँ का एक एंगल यहाँ का है, तो दोस्तों इसको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दिस आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप ये लिखेंगे दिस आर ऑल्टरनेट इंटीरियर दिस आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हेंस अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ हो गए तो ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा होता है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि एक्स वाई पैरेलल है एम एन के, तो हेंस एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन, है ना बेटा। तो हेंस एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन, ठीक है दोस्तों। तो हेंस प्रूव्ड यार, हेंस प्रूव्ड, तो यही प्रूव करना था। चलो कई बच्चे सेकंड पार्ट करना है इसका पसंद करेंगे, भाई अपन सेकंड वाला भी करवा देते हैं। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल ABC, तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा सर्कल टच कर रहा है उस क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है जी, ओके। तो गिवन दैट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AB आपका 6 सेंटीमीटर है, तो AB आपका 6, ये जो AB है वो आपका 6 सेंटीमीटर है पूरा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, AB आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो BC, ये जो पूरा BC दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और जो पूरा CD दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है कि आपको AD निकालना है, यानी ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है दोस्तों। आज क्लास नहीं है, नहीं है, छुट्टी है। ओके, ठीक है दोस्तों। तो अपन को AD निकालना है, तो यहाँ देखो क्या हम टेंजेंट का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं क्या हम टेंजेंट का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो आप फिगर बनाइएगा, इसे नाम दे देते हैं, काम करते हैं इसे नाम दे देते हैं, इसे PQRS नाम दे देते हैं। तो इसे मैं P नाम दे देता हूँ, इसे Q, इसको Q नाम दे देता हूँ, जहाँ जहाँ ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उनको नाम दे देता हूँ, PQ, इसे R दे देता हूँ, और इसको क्या नाम दे देता हूँ, यहाँ S नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ABCD, ठीक है, के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो PQRS है, ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, या जो AP है वो AS के इक्वल होगा, है ना, जो DS है वो DR के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ टेंजेंट। तो ठीक है, तो मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ, और वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया AS इज इक्वल टू AP, AS इज इक्वल टू AP, और क्या हो गया DS इज इक्वल टू DR, DS इज इक्वल टू DR, ठीक है जी, ओके। तो ओके, तो ठीक है, DS इज इक्वल टू DR, AS इज इक्वल टू AP, ठीक है। अब यहाँ देखो CQ इज इक्वल टू CR, ये देखो ये भी तो इक्वल होंगे क्योंकि टेंजेंट्स है। CQ इज इक्वल टू CR, CQ CR के इक्वल होगा, और यहाँ BQ BP के इक्वल होगा, और यहाँ पे BR BQ के इक्वल होगा, है ना, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे B, ओके, यहाँ गलती होगी थोड़ी सी, यहाँ पे पहले यहाँ CQ है ना यार, CQ CR के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे CQ CR के इक्वल है, ठीक है। तो BQ BP के इक्वल होना चाहिए, ओहो, यहाँ BQ BP के इक्वल होना चाहिए, 2 मिनट इसको कर देते हैं, BQ BP के इक्वल होना चाहिए, कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे BQ BP के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या देंगे, इसका रीज़न ये देंगे कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, है ना, आर इक्वल इन लेंथ, क्लियर है। इस आपका ये थ्योरम 10.2 था, ठीक है। तो अच्छा, ऑन एडिंग एक काम करो, सबको ऐड कर दो, और सबको ऐड कर दो तो यहाँ आ जाएगा AS प्लस DS प्लस CQ प्लस BQ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, और राइट हैंड साइड को ऐड कर रहा हूँ। तो AP, एक काम कर रहा हूँ मैं, BP को पहले लिख रहा हूँ, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR। तो मुझे एक बात बताओ, AS DS कुछ है क्या दोस्तों? AS और DS मिला के, AS और DS मिलके AD बनाएंगे, AS और DS मिलके क्या बनाएंगे, AD, तो ये AD हो गया, ठीक है। CQ और BQ मिलके
सी क्यू और बी क्यू मिलके सी बी बनाएंगे, ठीक है। एपी और बीपी मिलके क्या बनाएंगे, एपी बीपी, ओके, एपी बीपी मिला के ए बी बनाएंगे, और डी आर सी आर मिलके डी आर, कहाँ है डी आर, क्या है, तो अपना आ गया डी आर सी आर मिला के डी सी बनाएंगे, या सी डी कह लो, डी सी सी डी मर्जी आपकी। ओके, तो ऑलरेडी ए डी अपने को निकालना था, बी सी तो दिया हुआ था ना, बी सी 7 दिया था, सी बी या बी सी बात तो एक ही है। ए बी कितना दिया हुआ था, ए बी 6 दिया हुआ था, और सी डी 4 दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ए डी कितना आ जाएगा, 10 - 7 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर ए डी की वैल्यू है, क्लियर है इसे। तो ए डी कितना आ गया दोस्तों, ए डी आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर, क्लियर है, ए डी हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर, पक्का ये आएगा ना, यही सब दिया था, ठीक है। 674, ठीक है। सी बी, हाँ, बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस ए डी, बिल्कुल ठीक। तो 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, और 10 से 7 माइनस होगा 3, बिल्कुल 3 आपका क्या है, आंसर है, ठीक है दोस्तों। सो पहला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया जो 2 मार्क्स का था। सेक्शन बी हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा दोस्तों, तो प्लीज़ ध्यान से करना है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। ओके, सेक्शन 3 का पहला क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एन AP 5, 8, 11 हैज़ 40 टर्म्स, ठीक है भाई, टोटल 40 टर्म्स है, 40 टर्म है। फाइंड द लास्ट टर्म, ठीक है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो AP आपको दिया हुआ है, AP क्या दिया हुआ है, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। तो ऐसे A क्या आ गया, A5 आ गया, और D क्या आ गया, A2 - A1, यानी 8 - 5 कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया, ठीक है। तो लास्ट टर्म निकालना है, पहली बात लास्ट टर्म, और टोटल 40 टर्म दिए हैं, तो आपको A40 निकालना है। तो A40 आपको पता है कि A + 39D होता है, A है ना, A इज इक्वल टू A + n - 1 × D, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो A5 है और ये 39, और D कितना है, 3, बिल्कुल ठीक, D 3 आया। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 3 = 27, ओके, 117 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 122, 122 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा A40। ये आपका लास्ट टर्म है, आपका क्या है, लास्ट टर्म, यानी 40th टर्म, क्लियर है। इसे 122 आपका 40th टर्म आ गया दोस्तों, क्लियर है, ठीक है भाई, पक्का आ रहा है समझ, पक्का आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लास्ट टर्म में हमने फाइंड आउट कर दिया, ये बहुत अर्जेंट है, देखो, फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स, यानी टोटल 40 टर्म्स है, तो लास्ट 10 टर्म्स का सम ज्ञात करो, सब निकालो। तो यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 30 है ना, मतलब कि S40 में से S31 माइनस करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर यार तुम्हारा भाई बैठा ना इधर, एक एक चीज़ करवाएगा और बहुत आसानी से करवाएगा। मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताता हूँ, ठीक है, पार्ट सेकंड कर रहे हैं ना, पार्ट सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म, आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, ठीक है। तो भाई लास्ट से देखना शुरू कर दो, लास्ट से देखना शुरू कर दो। तो जो लास्ट टर्म था इसका, वो इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, उसको मैं कैपिटल A मान रहा हूँ, क्लियर है। इसे जो इसका लास्ट टर्म था उसको मैं फर्स्ट टर्म मान लूंगा 122, ठीक है। अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस D था, क्योंकि हम 5 से 8 की ओर जा रहे थे, क्योंकि अब लास्ट से हम 40 से मतलब है ना, मतलब 122 से 5 की ओर आ रहे हैं, तो घट रहा है, यानी अब D को लेंगे -3, साइन चेंज कर देना होता है बस। वैसे भी यार D -3 कैसे आया, अभी आपने 8 - 5 किया था, अब आप 5 - 8 कर लो, -3 आ गया, ठीक है। तो वहां से निकाल लो, n आपको 10 दिया हुआ है, A10 क्या होता है, इसे कैपिटल में लेते हैं। A10 क्या होता है, A10 होता है कैपिटल A + 9 कैपिटल D, इसे कैपिटल में ही लेना ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इन दोनों के बीच कन्फ्यूज़न ना हो। तो A10 क्या आ जाएगा आपका, A था 122 + 9 और ये -3, तो 122
ओके -27, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ओके 5, ठीक है 11, तो 95 ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो यार बिल्कुल आसान है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया मैं दोबारा बताता हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी लास्ट से सम आपको फाइंड आउट करने को आ जाए तो आप लास्ट टर्म को ही फर्स्ट टर्म ले लो, कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज कर दो और सिंपल फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब भाई क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये भी एमसीक्यू दिया, मतलब एमसीक्यू कह रहा हूँ, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और करके दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि a tree is broken due to storm in such a way that the top of the tree touches the ground and makes an angle of 30 डिग्री आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 300 नहीं, यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री। चलो कोई ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो मैं दोबारा पढ़ता हूँ, अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म। अच्छा, आंधी की वजह से ट्री क्या हो गया, गिर गया। such a way that the top of the tree touches the ground and makes an angle of 30 degree with the ground. Okay, तो देखो क्या हो गया, अगर मान लो पेड़ था, देखो इधर क्या हो गया, पहले इसको फील करो। मान लो एक पेड़ था, मैं यहाँ आपको पेड़ बनाता हूँ, ये आपका पेड़ था, तो क्या हुआ, स्टॉर्म के वजह से, आंधी की वजह से ये टूट गया, पूरा नहीं टूटा पर कि टूट के ऐसे गिर गया, नीचे गिर गया। और जो ये एंगल बना रहे, इसका टॉप जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, वो 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो पेड़ तो पूरा है, ओके। तो ध्यान देना भाई इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये 30 डिग्री है विद द ग्राउंड। द लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर। अच्छा, ब्रोकन पार्ट, अपर पार्ट का 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन। ओके, हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन, ब्रोक होने से पहले ट्री की हाइट क्या थी, तो ट्री की हाइट तो पूरी थी, तो आर दिया हुआ है, बस मुझे ये निकालना है। तो इसको एक काम करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर में देखो, तो ऐसे यार समझने के साथ करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 नंबर मिल गया आपको, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ, इसको ए बी सी दे देता हूँ। मेन आपको ए बी निकालना है, ए बी में 8 प्लस कर दोगे तो टोटल हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एच और पी निकालना है। पी और एच का रिलेशन कौन देता है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच होता है नहीं। और थीटा की जगह बेटा यहाँ पे 30 डिग्री है, पी क्या है, पी एक्चुअली ए बी है यहाँ पे, और एच क्या है, 8 है, ठीक है। यहाँ देखो साइन 30 1/2 होता है, और 8 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया आपका 4 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री देखो, हाइट ऑफ ट्री बिफोर स्टॉर्म ब्रोकन, ठीक है, या बिफोर ब्रोकन इट वॉज, ठीक है। ब्रोकन होने से पहले क्या था, ये 8 + 4 हो जाएगा, क्योंकि ब्रोकन होने के बाद अपर पार्ट 8 था और ये मैंने 4 निकाला, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, सबसे आसान था, ठीक है, या तो आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं। मैं सेकंड पार्ट भी सॉल्व करवाऊंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसको अलग कलर से करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलो इसको अपन लोग ओके स्काई ब्लू कलर चूज करते हैं। देखो इधर, 2 poles of equal height, okay, are standing opposite each other on either side of the road 80 मीटर wide, ठीक है। तो साथ के साथ जब आप पढ़ते जाते हो ना, जब आप पढ़ते जाते हो, ये और करके लिख लो, तो साथ के साथ डायग्राम बना लिया करो दोस्तों आप लोग। देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे है कि 80 मीटर वाइड एक रोड है, तो 80 मीटर वाइड एक रोड है, और इसके एंड्स पे 2 पोल्स हैं, इसके एंड्स पे 2 पोल्स है, इक्वल हाइट्स के हैं दोस्तों, है ना। उन दोनों पोल्स का जो हाइट है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो साथ के साथ जब आप बना लेंगे तो विजुलाइज करते जाओ, सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल लगे तो मुझे बताना, मैं दोबारा और आसानी से लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों, है ना। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। एक पोल है और एक पोल है, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना, और सपोर्ट करो दोस्तों, है ना, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हमें और एनकरेजमेंट मिलता है कि आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के हम लाएँ, है ना। तो ये दोनों पोल थे, पोल इक्वल इन हाइट थे, और रोड के एंड पे थे, और रोड 80 मीटर वाइड था। रोड कितना था, 80 मीटर वाइड, ठीक है। और क्या था, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम
on the road the angle of elevation of the top of two poles are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां देखो रोड पे एक पॉइंट है भाई, रोड पे एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट से आप दोनों पोल्स के किसको देखते हो, टॉप को देखते हो। ठीक है, एक ये वाला पोल है, एक ये वाला पोल है, और इसके आप टॉप को देखा, तो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि ऊपर से नीचे से ऊपर देख रहे हैं हम लोग, कभी भी नीचे से ऊपर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एलिवेशन यूज होता है, तो ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। यार मुझे कैसे पता है 60 डिग्री होगा, क्योंकि देखो ना ये वाला साइड है वो मैंने कम माना है, तो साइड जैसे कम होता है तो एंगल ज़्यादा होता है, ये आपको चीज़ पता होगा। ठीक है, और क्या बोले, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम टू पोल्स। ठीक है भाई, टू पोल्स के बीच, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम टू पोल्स। ओके, तो अगर मैं मान लेता हूँ तो इसको नाम दे देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको ए बी नाम दे देता हूँ, इसको सी डी नाम दे देता हूँ, ठीक है, और इसको ओ नाम दे देता हूँ, चलेगा, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। अच्छा, मैं अगर इसको एक्स मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 80 था, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अगर ये डी ओ एक्स है तो बी ओ 80 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल 80 था ना यार, टोटल क्या था 80 था। तो चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ ये जो टोटल 80 मीटर था। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ ए बी इजक्वल टू सी डी, तो है ही, इसको एच लेट कर लेता हूँ ताकि मुझे बारी बारी ए बी और सी डी मतलब निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक ट्रायंगल देखो, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी ओ देखो, इन ट्रायंगल ए बी ओ, तो दोस्तों ए बी ओ ट्रायंगल में देखो, मीन आपको पोल का हाइट एच दिया है और बेस दिया है 80 माइनस एक्स, तो पी और बी का रिलेशन टेन थीटा देता है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, और थीटा की जगह यहाँ 30 डिग्री है, तो P किसके इक्वल है, P H के इक्वल है, और B किसके इक्वल है दोस्तों, B है 80 माइनस एक्स के इक्वल, और tan 30 किसके इक्वल होता है, tan 30 क्या 1/√3 होता है, बिल्कुल ठीक, तो H बाय 80 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, 1/√3 के इक्वल हो गया। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H इक्वल टू 80 माइनस एक्स, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन भी चाहिए होगा मुझे। अब मैं लूँगा ट्रायंगल दूसरा वाला नाम है ना, इन ट्रायंगल COD ट्रायंगल लीजिए आप। COD में अगेन tan थीटा लगाइए, पर यहाँ tan 60 डिग्री लगाओगे, P की जगह H है और B की जगह सिंपली X है, और tan 30 क्या होता है √3, और X यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, √3x इजक्वल टू ओके, √3x इजक्वल टू H। ठीक है जी, ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों अपन को तो मेन x चाहिए, तो यहाँ से एक काम करता हूँ, h एलिमिनेट कर देता हूँ। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, या पुट सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, जो h की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, √3, और जहाँ h है वहाँ क्या पुट कर दो, √3x पुट कर दो। ठीक है, इजक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो यह आ जाएगा √3 इंटू √3 3x इजक्वल टू 80 माइनस एक्स। ओके, यहाँ के प्लस हो जाएगा 4x इजक्वल टू 80 दोस्तों, और x वहाँ जाके क्या हो जाएगा, x यहाँ क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो x तो 20 मीटर आ गया, यानी DO आ गया, है ना दोस्तों। मेन अपन को निकालना क्या था, अपन को DO निकालना था और निकालना था BO, हाँ BO निकालना था और DO निकालना था, तो DO आ गया। अगर अपना x आ गया बेटा, तो DO कितना आ गया, DO आ गया अपना 20 मीटर। ठीक है, तो क्या हमारे पास BO आ जाएगा, और BO क्या था 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 मीटर, सॉरी 40 कह रहा हूँ 60 मीटर। तो आपके क्या है आंसर है और मिल गए। ठीक है, तो दोनों में से अगर जो आप सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, पर ऊपर वाला शॉर्ट था, बहुत जल्दी हो गया था। ठीक है, और नीचे वाले में थोड़ा टाइम लगा, पर दो इक्वेशन बना, दोनों को सॉल्व कर लिया दोस्तों, है ना। चलो बहुत बढ़िया, नाउ लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखो, ओके, PA एंड PB आर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल विद द सेंटर O। तो भाई एक देखो, एक सर्कल आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है जिसका सेंटर O है, और PA और PB क्या है, जो PA और PB टेंजेंट्स है। ठीक है, PA 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड APB, एंगल APB देखो, एंगल APB यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB, भाई AB निकालना है अपने को।
अपने को ए बी निकालना है, ठीक है, तो ध्यान से करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितना AP है, या मैं कह सकता हूं जितना PB है, PB किसके इक्वल होगा? क्या AP के इक्वल होगा? क्योंकि ये टेंजेंट्स है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट सर्कल पे जब ड्रॉ करते हैं तो इक्वल इन लेंथ होते हैं, तो PB भी क्या इसके इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी AP 6 सेंटीमीटर के इक्वल दिया हुआ था, है ना। AP या PA कह लो, AP कह लो, मर्जी है ना। ऑलरेडी AP कितना दिया हुआ था? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से PB भी 6 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है AP, है ना, तो यहाँ BP भी 6 सेंटीमीटर आ गया, है नहीं। BP भी कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया नहीं बन गया? तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कहना इसे कि एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA। तो मैंने क्या किया दोस्तों, ये वाला दोनों एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे? भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि मतलब अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं बेटा, तो उनके आमने सामने के एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये अच्छे से पता होना चाहिए आपको। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसको मैं x मान लेता हूँ। बारी बारी मुझे लिखना नहीं पड़ेगा ना, फिर PAB PBA बारी बारी नहीं लिखना पड़ेगा। तो अगर इसे मैंने x माना है तो AB क्या हो जाएगा? x। तो इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल APB, एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल APB 180 होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी पता ना भाई, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, या है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। तो 180 के इक्वल होता है। और APB कितना दिया होता है हमें? क्या APB हमें 60 डिग्री दिया हुआ था, है ना दोस्तों। यहाँ पे देखो एंगल APB, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 60 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल APB 60 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x प्लस 60 इक्वल टू 180। जब 180 वहाँ जाके माइनस होगा तो 120 आ जाएगा, और जब 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा 120/2, तो भाई ये तो कैंसिल होकर 60 डिग्री आ रहा है, यानी x इक्वल टू 60 डिग्री। इट मीन्स, कहने का मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है और एंगल B भी 60 डिग्री है, यानी सारे एंगल 60 डिग्री है। तो कहना इसे एंगल ट्रायंगल APB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ऑल साइड्स इक्वल है दोस्तों, ठीक है, तो AP और PB सारे इक्वल होंगे, तो AB भी 6 आ गया, AB भी कितना आ गया? 6 आ गया, है ना। सो AB इज ऑल्सो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 3 नंबर का बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, बस आपको प्रैक्टिस करना है। मैं अगर देखो आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं 2-3 सैंपल पेपर और अच्छे से लेके आऊँगा, और मैं एग्जाम से पहले आपको बता दूंगा कौन कौन से पेपर जनरली काफ़ी हद तक क्वेश्चन में, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन काफ़ी हद तक पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है, इज 725, फाइंड 3 नंबर्स। ओके, तो ध्यान दो यार, पहले आराम से पढ़ो, ये भी 3 मार्क्स का है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर्स, ओके, स्क्वायर्स ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5। तो बेटा मल्टीपल ऑफ 5 तो होना चाहिए, पर कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए। अगर मैं एक 15 लेता हूँ तो 15 5 का मल्टीपल है, मुझे पता है। 50 भी 5 का मल्टीपल है, 100 भी है, 125 भी है। पर कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? जस्ट अगला वाला 15 का जस्ट अगला वाला 20 है जो 5 का मल्टीपल है, और उसका अगला वाला जस्ट 25 है। तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, तो अगर मैं एक को x लेता हूँ, है ना, लेट नंबर्स बी, एक को अगर x लेता हूँ तो दूसरा अपने आप x प्लस 5 होगा, और तीसरा अपने आप x प्लस 5 में दोबारा 5 ऐड करोगे, यानी x प्लस 10 हो जाएगा। ये हमारे दोस्तों 3 नंबर्स हैं, ये हमारे कैसे 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन कहा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज 725।
तो द सम ऑफ द स्क्वायर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर। तो पहले स्क्वायर करो फिर सम करो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर। तो एक पॉजिटिव नंबर x था तो x का स्क्वायर, दूसरा x प्लस 5 था तो उसका स्क्वायर, और तीसरा x प्लस 10 था तो दोस्तों उसका स्क्वायर, ठीक है। और आपने इनका सम करोगे, और ये सम किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 725 के इक्वल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अच्छा एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। आई होप आप लोगों को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ बांट दो बिल्कुल ही, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 5 यानी 10x आ जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 725 दिया है दोस्तों, किसके इक्वल दिया है, 725 के इक्वल दिया है। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 3x स्क्वायर, ठीक है, 10x 20x, तो दोस्तों कितना हो गया 30x। अच्छा अब यहाँ देखो प्लस 25 तो ऑलरेडी था इधर, यहाँ आके माइनस 725 होगा, सबको एक साइड ले आओ क्योंकि ये प्लस यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सबको ऐड कर लिया बिल्कुल ठीक, सबको वो 100 भी है यहाँ पे 100 भी है, तो आ जाएगा 125, एक प्लस लगा के प्लस 125 आ जाएगा है ना, प्लस 125 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 25 प्लस 100 125 और 720 यहाँ के माइनस होगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, ओवरऑल हमारा आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 30x, ओके। सो 725 में से 125 गया, तो दोस्तों क्या हमारे पास 600 बचेगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। यहाँ से आप 3 कॉमन लीजिए, 3 जब आप कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 इक्वल टू 0, क्लियर है इसे। अब इसे आपको फैक्टराइज करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 200 आए और प्लस या माइनस करके 10 आए, तो साफ पता लग रहा है 20 एंड 10, क्योंकि 20 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो 200, और जब 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 10 ही आता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ गया x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10x माइनस 200 इक्वल टू वॉट, इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, x प्लस 20 आ गया, और यहाँ से आपने माइनस 10 कॉमन लिया तो x प्लस 20 आ गया अगेन, ठीक है। तो x प्लस 20 कॉमन है, दोबारा निकाल लो, तो x प्लस 20 ऊपर x बचा, x माइनस, और यहाँ माइनस 10 बचा। तो दोस्तों एक बारी आप 20 को है ना, ओके, एक बारी x प्लस 20 को 0 के इक्वल रखोगे, और एक बारी आप x माइनस 10 को 0 के इक्वल रखोगे, तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 20 बोला है, और x इक्वल टू मतलब यहाँ से माइनस 20 आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। भाई ये नॉट पॉसिबल है, बोलो क्यों, बोलो क्यों। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा आपने, क्वेश्चन में था 3 पॉजिटिव नंबर्स, तो तीनों नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, पर ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो अगर एक नंबर, तो 1 नंबर x माना था, 1 नंबर x माना था यानी 10 आ गया, तो अदर नंबर क्या था, अदर नंबर x प्लस 5 था, x प्लस 5 यानी 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, एंड अदर नंबर एंड थर्ड कह लो, थर्ड नंबर क्या था दोस्तों, थर्ड नंबर था x प्लस 10 यानी मतलब 10 प्लस 10 है ना, सॉरी 10 प्लस 10, तो ये क्या आ गया 20, ठीक है। ये आपके क्या है आंसर्स है, क्लियर है इसे। तो एक 10 है, एक 20 है, सॉरी एक 15 और एक है 20, ये आपके आंसर्स है। अच्छा क्वेश्चन था 3 नंबर का, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन, ठीक है। सेक्शन 3 को थोड़ा ब्लैक रंग से करते हैं। सेक्शन 3 आपका 4 मार्क्स का है भाई, सेक्शन 3 ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे और अच्छे से करेंगे। और इसमें 2 केस स्टडी क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है, 2 केस स्टडी क्वेश्चंस भी होंगे इसमें, ठीक है। यार केस स्टडी क्वेश्चन कहने को मुश्किल होते हैं पर सबसे आसान होते हैं दोस्तों। एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, पर अभी तो मेरे पास कॉपी पेन या स्केल वगैरह नहीं है, कंपास वगैरह नहीं है, तो मैं टू दी स्केल ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, पर आपको समझा जरूर पाऊंगा, ठीक है। तो वैसे आप ड्रॉ करना अगर नहीं बने तो मुझे आप बोलना, मैं बिल्कुल एक कॉपी पेन लेके वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पर फिर भी ध्यान से समझो और साथ के साथ आप बनाते जाना। देखो
पहला क्या है, कंस्ट्रक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यानी 2 कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है ना, 2 कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है अपन को। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, सेम सेंटर होना चाहिए, दोनों सर्कल का सेम सेंटर होना चाहिए। एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दूसरे का 7 सेंटीमीटर है। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले आप कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलेंगे और आप आर्क मतलब कि आप सर्कल बना देंगे। तो सपोज ये आपने सर्कल बना दिया और इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो सेंटर आप सेम रखेंगे, सेंटर आप सेम रखेंगे और थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे, कितना 7 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। तो जब आप 7 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ओके, तो दूसरा सर्कल ऐसा कुछ बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, ओके। तो आई होप मैं अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे पता है। ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, है ना, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स ऑन दी स्मॉलर सर्कल फ्रॉम द पॉइंट P विच लाई ऑन द बिगर सर्कल। मान लो एक पॉइंट P है, बड़े वाले सर्कल में लाई कर रहा है, ठीक है, इस सेंटर को मान लेता हूँ मैं। तो इस पॉइंट P से 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आपको पता ही है। तो पहले तो आप इस लाइन को ड्रॉ करते हो, इस लाइन को सॉरी ज्वाइन करते हो, फिर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हो, ठीक है, दोबारा एक सर्कल वो करते हो, तो जहाँ एक कट करता है वहाँ पे आप टेंजेंट बना देते हो। ठीक है यार, ये इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, सेकंड देखना, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल of radius 6 centimeter which are inclined to each other at an angle 60 degree. Also find the length of the tangent. Draw a pair of tangent to a circle of radius 6 centimeter. तो पहले एक रेडियस 6 सेंटीमीटर बना लो, है ना। एक आपने रेडियस दोस्तों 6 सेंटीमीटर का रेडियस बना लिया। ठीक है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। विच आर इन, अब टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है ना, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट अगर मैं किसी सर्कल में ड्रॉ करता हूँ तो इट डिपेंड्स, अगर मैं दूर ले जाता हूँ तो एंगल कम बनेगा, तो अगर मैं पास ले जाता हूँ तो एंगल ज़्यादा होगा, और पास ले जाता हूँ एंगल ज़्यादा होगा, इसमें एंगल कम होगा, इसमें और एंगल कम होगा। तो एक टाइम आएगा जब कहीं ना कहीं 60 डिग्री बनेगा। तो मुझे वाले टेंजेंट बनाने जो आपस में 60 डिग्री बनाए। कितना बनाए, 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर 60 डिग्री बनाए तो यहाँ देखो हिंट क्या है। तो एक पॉइंट से आप यहाँ 2 टेंजेंट बनाना चाहते हो, एक पॉइंट से यहाँ आप 2 टेंजेंट बनाना चाहते हो, एक ये वाला और दूसरा सपोज ये वाला। ठीक है, 2 टेंजेंट बनाना चाहते हो। आपको पता है रेडियस और टेंजेंट 90 का एंगल होता है, तो ये तो 90 फिक्स है और ये 90 फिक्स है, ये भी 90 बनेगा, 90 फिक्स है। और यहाँ बोला हुआ है कि 60 बनना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, सेंटर में कितना एंगल बनाने की ज़रूरत है भाई? ट्राइंगल के सभी रेक्टेंगल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो उसमें से 90 माइनस कर दो, है ना, एक और 90 माइनस कर दो और 60 भी माइनस कर दो। ठीक है, तो ये सब माइनस कर दोगे तो आपके पास 120 बचेगा। 120 सेंटर में 120 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कैसे बनाना है? तो ये तो भाई देखो पहले इरेज ऑल करते हैं। अब देखो दोबारा यहाँ देखो, तो सेंटर में अगर 120 है ना, कोई भी लाइन लंबा खींच दो, यहाँ पे आप 60 बना दो। अगर इसे ओ दिया तो पहला ही आर्क 60 का होता है, ये 60 बना दिया आपने, और यहाँ भी आप 60 बना दो, पहला आर्क 60 डिग्री का होता है। यहाँ आपको 90 बनाना है, तो 90 आप बनाएंगे, यहाँ पे आप 90 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने 90 बनाया और यहाँ पे आपने 90 बनाया। ये एंगल अपने आप देखोगे कि 60 बन रहा होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है क्वेश्चन में अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ, क्योंकि अगर स्केल वगैरह नहीं है मेरे पास इतने अच्छे से। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर फिर भी डाउट होगा कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, मैं तुरंत मैं वादा करता हूँ कि 3-4 घंटे के अंदर ही रिप्लाई करके इसके ऊपर वीडियो डाल दूंगा अच्छे से। डोंट वरी। ठीक है, तो ये भी 4 नंबर का था दोस्तों, ये देख लो यार, ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट 300 पैसेंजर्स फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे इज प्रिपेयर्ड बाय द एयरलाइन स्टाफ। तो एयरलाइन स्टाफ द्वारा क्या हुआ कि एज वाइज चार्ट बनाया गया 300 पैसेंजर्स का। कितने पैसेंजर्स का? 300 पैसेंजर्स का चार्ट बनाया गया जो दिल्ली से पुणे जिन्होंने ट्रैवल किया। ठीक है, ओके ओके, तो यहाँ देखो, तो एज देखो लेस देन 10। तो ऐसे कितने पैसेंजर्स थे जो 10 साल से छोटे थे और उन्होंने दिल्ली से पुणे ट्रैवल किया? ऐसे 14 थे।
लेस देन 20 साल, जो 20 साल से छोटे थे ऐसे 44 थे। जो 30 यानी 30 साल से छोटे थे बेटा वो 82 थे, ठीक है। जो 40 साल से छोटे थे 132 थे एंड सो ऑन। जो 80 साल से छोटे थे, ठीक है, 80 साल से छोटे थे ऐसे 300 थे। क्लियर है इसे? तो 80 साल से छोटे में सारे ही आ गया, क्योंकि यार देखो जब आप 10 साल से छोटे की बात कर रहे हो तो 14 है, जब 20 साल से छोटे की बात कर रहे हो तो 10 और 20 का तो आ ही गया, पर 10 से छोटे का भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो ऑलरेडी ये आपको CF दिया हुआ है, तो ये आपको F नहीं बल्कि ये आपको CF दिया हुआ है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। तो एज देखो, तो कभी भी यार आपको यहाँ देखो, आपको यहाँ मीन निकालना है, तो मीन के लिए यार क्या होता है, मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ FI XI और समेशन ऑफ FI। तो चलो FI तो निकालना पड़ेगा ना, चलो FI तो चलो फिर भी निकाल दिया हुआ है, अगर CF दिया तो वहाँ से F निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओह माय गॉड, यहाँ पे CF का कॉलम मैंने बनाया नहीं, कोई बात नहीं, अपन अब बना लेंगे, ठीक है, अपन अब बना लेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का पार्ट है, मैं ऑलरेडी बॉक्स बना के लाया था ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको एक्चुअली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है, ये आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लेस देन 10 यानी एक काम करते हुए 0 to 10 लेता हूँ, लेस देन 20 मतलब क्योंकि 0 to 10 ले चुका हूँ, अब 10 to 20 लूँगा, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 है ना, एंड 50 to 60, 60 to 70 एंड देन 70 to 80, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यार ये देखो CF दिया हुआ है, अच्छा लेस देन 10 तो 40 नहीं दिया है, पर लेस देन 20 44 दिया है, जिसमें लेस देन 10 भी आ गया, पर यहाँ लेस देन 20 नहीं है, यहाँ 10 से बड़े होनी चाहिए, 20 से छोटे होनी चाहिए, तो मैं 44 से माइनस कर दूंगा 14 को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30, नहीं यहाँ आ जाएगा ओके, हाँ बिल्कुल ठीक 30 आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा 30, ओके FI इसका 30 आ गया, ठीक है। तो अब पता ना माइनस करते जाते हैं, तो 82 में से 42 माइनस करो, 82 में से 82 में से 44 माइनस करो, तो यहाँ आ जाएगा 8 38, तो यहाँ आ गया 38, ठीक है। अब 134 में से 82 माइनस करो, पिछला माइनस करते जाते हैं, जब CF में से F निकालना होता है, ठीक है। तो 134 में से आपने क्या माइनस किया, 134 में से माइनस किया आपने 82 माइनस करो, तो यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आ गया 5, तो ये 52 आ गया, ठीक है। अब 184 में से 134 माइनस करो, 184 में से 134 माइनस करो, तो 50 आ रहा है, बिल्कुल ठीक, आई थिंक 50 आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक 50 आ रहा है, 50 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। अब एक काम करो, 245 में से 184 माइनस करो, 245 में से 184 माइनस करो, जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है, ये आ गया 14 6, तो 61 आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया 61 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 60 ओके, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 287 में से 245 माइनस करो, 287 में से 245 जब आप माइनस करेंगे तो आपका 42 आएगा, बिल्कुल ठीक, तो यहाँ आ गया 42, ओके। यहाँ देखो 70 से 80 के बीच में से 300 में से जब आप 287 माइनस करेंगे यू विल गेट 13, सो 13, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, टेक इट इजी, पहले इनको मिट होते हैं, इनको मिट होते हैं, तो यहाँ देखिए, तो ओके, तो मैं एक जब भी लेस देन या मोर देन टाइप में दिया तो आपका CF होता है, और CF से F कैसे निकालते हैं, जैसे लेस देन टाइप है तो लेस देन 10 14 दिया है, तो लेस देन 20, तो अब 10 to 20 के लिए 40 में से आप माइनस करोगे 44 में से माइनस करोगे 40, 82 में से अगर 20 से 30 के लिए 82 में से माइनस करोगे 44, है ना, 134 में से 82, ऐसे आप माइनस करते जाओगे और आपका F आएगा, आपका क्या आएगा, F आएगा, ठीक है। F आ गया, अगर आपका F आ गया, ठीक है, तो अब तो आसान, XI कैसे निकालते हैं भाई, XI का फॉर्मूला पता है, अगर इंटरवल में होता है तो XI क्या होता है, तो
तो आपको पता है एक्साई ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक क्लास मार्क कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। इट मीन्स देखो 10 प्लस 0/2 है ना, इसके लिए 10 प्लस 0/2 यानी 10/2 यहाँ आ जाएगा 5, 20 प्लस 10 30, 30/2 15, ठीक है, तो 25, ओके 35, 45, 55, 65 और यहाँ आ जाएगा दोस्तों 75। तो देखो अब इनको, अब अपन को चाहिए होता है FI/XI। अब अपन को क्या चाहिए होता है दोस्तों, FI/XI। तो ये तो अपन ने XI निकाला और ये FI निकाला था, तो एक क्वेश्चन इसलिए 4 नंबर का दिया हुआ है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है और कुछ नहीं। तो समीशन ऑफ FI/XI किसके इक्वल दिया है, वो तो निकालेंगे, पहले FI/XI निकालो। जब आप 14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ गया, ठीक है। जब आप 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 450 आ गया, बिल्कुल ठीक। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, और ताकि टाइम बचे इसलिए मैं ये वैल्यूज़ मैंने पहले ही नोट कर लिए थे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और जब इनका सम करोगे, अब अपन को चाहिए होता है समीशन ऑफ FI/XI। तो समीशन ऑफ FI/XI जब आप सबको ऐड करोगे बेटा, जब आप सबको ऐड करोगे यू विल गेट 12,600। और समीशन ऑफ FI चाहिए होता है, समीशन ऑफ FI इनको ऐड करके देख लो तो आपको 300 ही मिलेगा, ठीक है, आपको 300 मिलेगा, ठीक है। तो मीन क्या होता था, क्योंकि आपको मीन निकालना है, मीन पैसेंजर निकालना है जिसे x बार से डिनोट करते थे, ठीक है। समीशन ऑफ FI/XI और समीशन ऑफ FI हुआ करता था। तो FI/XI क्या है 12,600, बिल्कुल ठीक 12,600। और समीशन ऑफ FI दोस्तों 300 है, 2 0 से 2 0 गया और ये 3 पे कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब अभी 126/3 आ रहा है, तो ये 42 आंसर हो जाएगा। 42 इसका मीन मतलब एज आ गया। क्लियर है इसे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, केस स्टडी क्वेश्चंस, लास्ट 2 केस स्टडी क्वेश्चंस है। अब देखो केस स्टडी क्वेश्चन से होता क्या है, बच्चे पहले डर जाते हैं, बिना पढ़े। तो यार थोड़ा आदत बनाओ, पढ़ लो। क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन फ्री के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पर बच्चों को क्या लगता है, ओ यार इतना बड़ा स्टेटमेंट, क्वेश्चन इतना बड़ा, तो आंसर कितना बड़ा होगा। अरे यार पढ़ लो, पहले अच्छे से समझ के पढ़ लो, आंसर 2 स्टेप के होते हैं इसके, ठीक है। तो केस स्टडी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। जब आपको रीडिंग टाइम मिले ना तो केस स्टडी क्वेश्चन कर लो, बहुत बढ़िया, केस स्टडी क्वेश्चंस को रीड कर लो, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, केस स्टडी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं थोड़ा ब्लैक से हटा के मैं इसको चलो मैं येलो पे करता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ देखो, ओके येलो तो दिख ही नहीं रहा है, नहीं यार येलो नहीं दिख रहा है, 2 मिनट। अब कलर चेंज करते हैं, चलो स्काई ब्लू सही है। देखो, अ लाइट हाउस इज अ टॉल टावर विद लाइट नियर द टॉप। पहले कहानी बताते हैं। तो एक लाइट हाउस क्या होता है भाई, एक लाइट हाउस होता है, एक टॉल टावर को ही लाइट हाउस कहते हैं, ठीक है। और इसके टॉप पे एक लाइट लगा होता है। दीज आर ऑफ्टन बिल्ड ऑन, है ना, आइलैंड्स के आसपास बनाए जाते हैं, कोस्ट्स एंड ऑन क्लिफ्स। लाइट हाउसेज ऑन वाटर सरफेस एक्ट एज अ नेविगेशनल एड टू द मरीन्स, ठीक है, एंड सेंड वार्निंग टू बोट्स एंड शिप्स फॉर डेंजर्स, ठीक है। तो अब एक काम क्या करता है, लाइट हाउस काम करता है एक सिग्नल भेजने के लिए, नेविगेशनल सिग्नल भेजने के लिए, ठीक है, कि भाई यहाँ आइलैंड है, यहाँ कुछ है, या डायरेक्शन दिशा दिखाने के लिए, ठीक है, उनको सचेत करने के लिए ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो सिंपल बात, ठीक है। अब यहाँ देखो, ठीक है, तो इनिशियली यहाँ, ओके, तो यहाँ बोला गया है कि इनिशियली वुड एंड कोल, है ना, यहाँ देखो, इनिशियली वुड एंड कोल वुड बी यूज्ड एज इल्यूमिनेटर्स। तो पहले लक्कड़ और कोयले का यूज़ करते थे। इल्यूमिनेटर्स का मतलब है जलाने के लिए, है ना, चमकाने के लिए, उसको उसका दिशा दिखाने के लिए, ठीक है। ग्रेजुअली इट वाज रिप्लेस्ड बाय कैंडल्स, धीरे धीरे कैंडल से बदल दिया गया, फिर लैंटर्स से, फिर इलेक्ट्रिक लाइट से, ठीक है। अब नाउ डेज दे आर रन बाय मशीन्स एंड रिमोट मॉनिटरिंग। अब मशीन और रिमोट वगैरह से चलाया जाता है, ठीक है। ओके, ब्रॉन्ज रीफ लाइट हाउस ऑफ मुंबई वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1874 टू 1875, ठीक है। तो मुंबई में जो लाइट हाउस है, ठीक है दोस्तों, वो 1874 से लेके 1875 के बीच कंस्ट्रक्ट बनाया गया था,
कंस्ट्रक्ट किया गया था। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर हाई। ये लगभग कितना मीटर हाई है देखो, तो इसकी हाइट दे दी 40 मीटर, ठीक है। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर हाई, ठीक है। एंड इट्स बीम कैन बी सीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। ओके, 30 किलोमीटर दूर तक आप इसके बीम को देख सकते हो, ठीक है। अ शीप एंड अ बोट, ठीक है, अ शीप एंड अ बोट आर कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये आपको बोट दिख रहा है और यहाँ पे आपको ये शिप दिख रहा है, दोनों लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं। ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्लैश लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस टू द बोट, ठीक है, एंड द शिप आर 30 डिग्री, ठीक है, एंड 60 डिग्री। तो एक्चुअली पहले बोट है फिर शिप है, तो बोट का 30 डिग्री है, बिल्कुल ठीक, बोट का 30 डिग्री है। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों यूज़ किया होगा यहाँ पे, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसलिए यूज़ किया क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो ये वाला एंगल अपन को 30 दे दिया और ये वाला एंगल कितना दे दिया, 60 दे दिया, है ना। शेप का जो एंगल दे दिया वो 60 डिग्री दे दिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट क्या है, विच ऑफ द टू बोट और द शिप इज नियरर टू द लाइट हाउस, ठीक है। विच ऑफ द टू बोट और द शिप इज द नियरर टू द लाइट हाउस, ठीक है। फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस, ठीक है। तो भाई बोट ज़्यादा पास है या शिप ज़्यादा पास है, मुझे एक बात बताओ, बोट ज़्यादा पास है या शिप ज़्यादा पास है। मुझे एक बात बताओ यार, शिप ज़्यादा पास है, क्योंकि ना आप ऊपर से ज़्यादा पास वाली चीज़ों को देखते हो तो आपको अपना सर ज़्यादा झुकाना पड़ता है, तो ज़्यादा झुकाया अपना सर तो ज़्यादा एंगल बन रहा है। तो ज़्यादा एंगल किस केस में बन रहा है, ठीक है, शिप के केस में बन रहा है। तो पहली बात, तो पहले का आंसर क्या आ गया, सॉल्यूशन में पहले का आंसर क्या आ गया, शिप इज नियरर टू दी लाइट हाउस, नियरर टू दी लाइट हाउस। तो लाइट हाउस के जो सबसे पास है वो शिप है, ना कि बोट है, ठीक है। पहली बात तो है। और अगला क्या बोला है, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। लाइट हाउसेस का इन दोनों का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस। ओके, तो अपन को शिप का डिस्टेंस, ठीक है, शिप का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके चलो, शिप का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, पहले चलो ये बना देते हैं। ए बी बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ए बी, और ए बी 40 मीटर दिया था, ए बी कितना दिया हुआ था, 40 मीटर दिया था, ठीक है। शिप इधर था, शिप इधर था, ठीक है। ये शिप था आपका, तो ये आपका शिप है, शिप बना दिया मैंने। और एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। शिप को चलो मैं इसे सी से डिनोट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे डिनोट किया। तो मेन आपको बी सी निकालना है, मेन आपको क्या निकालना है, बी सी। अगर एंगल दिया है पी दिया है, बी निकालना है। टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी, थीटा की जगह 60 डिग्री है, और दोस्तों पी कितना है 40 और बी कितना है, बी सी जो हमें निकालना है, ठीक है। ओके, तो 40 बाय बी सी, 40 बाय बी सी, 10 60 √3 होता है। ओके, तो बी सी कितना आ गया, बी सी वहाँ भेज दो और √3 यहाँ भेज दो, तो 40 बाय √3। और इसको रेशनलाइज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 40 √3 बाय 3 मीटर इसका क्या है, आंसर है पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट क्या है, ध्यान से देखो, है ना। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस, ठीक है, इफ इट इज मूविंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब बोट देखो, बोट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बोट यहाँ था, ये हमारा बोट है। बोट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा उसे कहाँ तक पहुँचने के लिए, लाइट हाउस तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो पहले मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस तो पता होना चाहिए आपको, यहाँ पे बी डी पता होना चाहिए। तो अगले केस में चलो सेकंड पार्ट में करते हैं, ठीक है। तो ए बी था और अगेन 40 मीटर था। अब डी यहाँ दिया हुआ है ना, और यहाँ पे बोट है, क्योंकि ये 30 डिग्री दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री।
तो पहले तो आप बी डी निकालो, क्या निकालो, बी डी। तो अगेन टेन 30 डिग्री लगाओ, टेन 30 डिग्री, पी बाई बी, पी 40 और बी क्या है, बी डी। और टेन 30 1/√3 होता है, ये 40 बाई बी डी है। बी डी यहाँ चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और √3 40 के साथ यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, तो 40√3 मीटर आ गया। तो अपने पास डिस्टेंस आ गया। स्पीड कितना है, स्पीड है, ओके, स्पीड कितना बोला हुआ था, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके। तो किलोमीटर पर आवर है, तो मैं क्यों ना मीटर में चेंज करूँ, यानी मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 3 जीरो और लगा दो, तो ये मीटर पर आवर। तो आवर को भी एक काम करो, मिनट में चेंज कर दो, 60 से मल्टीप्लाई करके। नीचे आवर है तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो पर आवर हो जाएगा, तो ये मीटर पर आवर हो गया। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है। तो स्पीड कितना हो गया, स्पीड आपका हो गया, और तो ऊपर हो रहा है 2000/6 मीटर पर आवर, ठीक है। जब आप यहाँ कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, तो 1000/3 मीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम होता है दोस्तों, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अपन को मीन टाइम निकालना है ना, तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। हम देखते हैं आगे पेज है क्या, आगे पेज नहीं है, तो यहीं पे निपटाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ ओके, डिस्टेंस बी डी आया अपना 40√3, और स्पीड क्या था, स्पीड आया अपना 1000/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये 4 से इसे भी कैंसिल आउट कर दो 25 पे, तो 3√3/25, ठीक है। मिनट में आंसर आएगा आपका। आई होप सही है, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो स्पीड 20 किलोमीटर, तो ओके 1000 आवर को मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1000/3 आ गया। डिस्टेंस मीटर में आया, किलोमीटर में आया, मीटर में, ठीक है। तो डिस्टेंस तो मीटर में आया, कोई दिक्कत तो नहीं की ना दोस्तों, कोई गलती तो नहीं की, देख लो। तो यह आ गया अपना 1030, ठीक है, यहाँ पे 1030 लगाया हमने, 40/BD आ गया। ओके, दोस्तों ओके, तो दोस्तों यहाँ आपने क्योंकि 60 से डिवाइड कर दिया, तो आवर की जगह अब आप मिनट लगाएंगे, है ना, MIN लगाएंगे, मिनट लगाएंगे, ठीक है। तो MIN आना था, H नहीं आना था, तो आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो MIN आना था, तो आपने स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 40√3 मीटर आया, और स्पीड कितना है, स्पीड आया अपना ओके 1000, ठीक है। यहाँ पे √3 की वैल्यू ओके 1.73 पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन गाइस, है ना, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है 4 नंबर का। देखो, कृष्णा नगर इज अ स्मॉल टाउन इन नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का बेटा कृष्णा नगर जो है स्मॉल टाउन है। ठीक है, कृष्णा नगर क्ले डॉल्स आर यूनिक इन देयर रियलिज्म एंड क्वालिटी ऑफ देयर फिनिश। ठीक है, तो जो कृष्णा नगर के जो डॉल्स वगैरह जो है वो काफ़ी यूनिक होता है अपने फिनिश में, क्वालिटी में। ठीक है, काफ़ी खास होते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय मोल्डिंग कोयल्स ऑफ क्ले और मेटल फ्रेम। ठीक है, तो क्ले और मेटल का यूज़ करके इन्हें बनाया जाता है, मेटल फ्रेम के ऊपर कोयल्स का क्ले का यूज़ करके। ठीक है, द फिगर्स आर पेंटेड इन नेचुरल कलर्स। ठीक है, फिगर्स को नेचुरल कलर से पेंट किया जाता है। ठीक है ना, जो आपने मूर्ति मॉडल वगैरह बनाया उनको नेचुरल कलर से पेंट कर दिया। ठीक है, जैसे फिगर में दिख रहा है नीचे हमें। देयर हेयर इज मेड आइदर बाय शिप्स वूल और जूट। ओके, तो उनके बालों को या तो भेड़ के ऊनों से बनाया जाता है या तो जूट से बनाया जाता है। ठीक है, आर्टिशियंस मेक मॉडल्स स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रूट्स, एनिमल, गॉडेस, फार्मर, फिशरमैन, है ना, वीवर टू डोनाल्ड एंड प्रेजेंट कॉमिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ें बनाते हैं ओवरऑल। ठीक है, दिस क्रिएशंस आर डिस्प्लेड इन डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल म्यूजियम। तो ये क्रिएशंस को अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल म्यूजियम में, ठीक है दोस्तों, अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल म्यूजियम में दिखाया जाता है। ठीक है, हियर आर अ फ्यू इमेजेस नोट टू स्केल सम क्ले डॉल्स ऑफ कृष्णा नगर। तो कुछ यहाँ पे इमेजेस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ डॉल 1 दिया हुआ है जो दिखा रहा है कि एक सेब को बेच रहा है, डॉल 2 ऑरेंज को बेच रहा है, डॉल 3 में देखो ऐसे दिखेंगे, डॉल 4 ढोलक बजा रहा है। ठीक है, देखते हैं आप आगे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चे पहले घबरा जाते हैं, भाई कहानी की तरह पढ़ लो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मेन तो ये पार्ट है ना यार। ठीक है, तो वहाँ देखो ऊपर, द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द रेड स्फेरिकल एप्पल इन डॉल 1 टू द दैट ऑफ द स्फेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2 इज, ठीक है, इज 2:3, यानी द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द रेड स्फेरिकल एप्पल। ठीक है, तो रेड स्फेरिकल एप्पल का डायमीटर का रेशियो जब हम ऑरेंज स्फेरिकल है ना, जो ऑरेंज है स्फेरिकल शेप का, उसका डायमीटर का रेशियो ले, ठीक है, तो वो 2/3 आता है, 2:3 आता है। पहले कलर चेंज करते हैं यार, लोकेट करने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो 2:3 आता है। क्या आता है? 2:3। मैं बारी बारी बता रहा हूँ। डॉल 1 में देखो एप्पल्स दिखेंगे आपको, यहाँ पे क्या दिखेंगे? एप्पल्स। ठीक है, और यहाँ पे डॉल 2 में आपको ऑरेंजेस दिखेंगे। एक काम करता हूँ, एप्पल का डायमीटर D1 मान लेता हूँ और ऑरेंज का डायमीटर D2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो अपन को D1 रेशियो D2, D1/D2 दिया हुआ है। ठीक है, D1/D2 कितना दिया है? 2/3। अब मुझे कैसे पता लगा D1/D2 दिया है? क्योंकि पहले एप्पल बोला है, फिर बाद में ऑरेंज बोला है, और एप्पल के डायमीटर को मैंने D1 माना है और ऑरेंज के डायमीटर को क्या माना है? D2 माना है। ठीक है, इन डॉल 3, ठीक है, मेल डॉल ऑफ ब्लू कलर है सिलेंड्रिकल बॉडी एंड अ स्फेरिकल हेड। तो यहाँ देखो डॉल 3 जो है ना, जो मेल वाला है तो बॉडी सिलेंड्रिकल है और स्फेरिकल हेड है। तो हेड स्फेरिकल है, हेड कैसा है? स्फेरिकल है। साफ दिख रहा है यार, जो दिख रहा है उसी को उन्होंने बताया। और जो बॉडी है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं? द रेडियस ऑफ बोथ द spherical head and the cylindrical body is 3 सेंटीमीटर। देखो, तो डॉल 3 का देखो कैसे है। डॉल 3 में अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये देखो हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो उसके ऊपर स्फेयर है, ऐसा बनाया हुआ है। तो जितना इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उतना ही रेडियस इसका है, यानी दोनों का रेडियस दोस्तों सेम है ना, दोनों का रेडियस सेम है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि रेडियस जो सिलेंडर का है वही रेडियस किसका है? स्फीयर का है। ठीक है, वही रेडियस किसका है? स्फीयर का है। ठीक है, तो यहाँ चलो मैं मार्क कर लेता हूँ। तो इसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है? द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 8 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का हाइट ये कितना दिया हुआ है? ये अपने को 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस 3 दिया हुआ है और हाइट कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, उसके बाद क्या बोला गया है?
बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। पहला क्या बता रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द रेड स्फेरिकल एप्पल इन डॉल 1 टू द डेट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंज इन डॉल 2। ठीक है, सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज। तो अच्छा पहले देखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल एप्पल का S1 मान लेता हूँ और ऑरेंज एप्पल का मैं S2 मान लेता हूँ, चलेगा? तो मुझे S1 बाय S2 निकालना है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो रेडियस आ जाता है, यानी R1 बाय R2 आ गया। यानी जो डायमीटर का रेशियो दिया है वो रेडियस का रेशियो दिया है 2:3 या 2/3। ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है स्क्वायर का, 4πr², 4πr1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा 4πr2 का स्क्वायर। बहुत चिंदी क्वेश्चन है। 4π कैंसिल हो गया, R1 बाय R2 का होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो R1 बाय R2 किसके इक्वल आया था, 2/3 के इक्वल आया था, तो 2/3 का आंसर क्या आ गया 4/3। तो ये आंसर है 4:3, सॉरी 4/9। 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, पर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, है ना दोस्तों? तो 4/9 आपका क्या है आंसर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट कह रहा है द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3 इज मेल्टेड एंड इट्स क्ले इज यूज्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ डॉल 4। तो देखो क्या 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 बोला हुआ है, द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3। डॉल 3 का जो ब्लू डॉल है, यानी ये जो पूरा ब्लू डॉल है, इसको पूरा मेल्ट कर दिया गया है, और मेल्ट करके डॉल 4 का बस ढोलक बनाया है। क्या बनाया है? ढोलक। ठीक है, ढोलक को ड्रम कहते हैं, ड्रम को ढोलक कहते हैं। ठीक है, ओके। तो भाई ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स का। तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, दोनों के वॉल्यूम को आपको इक्वेट करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम। तो यहाँ देखो मैं सेकंड का देखो, हाइट ऑफ ड्रम को h मान लूँ, लेट हाइट ऑफ ड्रम इज इक्वल टू h। अगर दोस्तों हाइट ऑफ ड्रम h आ गया, हाइट ऑफ ड्रम क्या आ गया h आ गया, तो मुझे एक बात बताओ, जो ड्रम का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ ड्रम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लू डॉल। वॉल्यूम ऑफ ड्रम क्या आएगा, πr²h। तो इसको मैं πr²h मान रहा हूं, और वॉल्यूम ऑफ ब्लू डॉल देखो, इसका रेडियस मैं R1 लेता हूं। चलो ब्लू डॉल का रेडियस जो R1 लेता हूं, ठीक है, ओके। तो यहाँ R तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, ड्रम का रेडियस तो दिया ही हुआ है ना, ड्रम का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ड्रम का भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस सेम है यार, तो इसे R ले लो, इसे भी R ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, R डैश रहने दो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लू डॉल क्या हो जाएगा, ब्लू डॉल देखो कैसे बना है, ब्लू डॉल बना है, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, फिर इसमें स्फेरिकल पोर्शन है, तो भाई वॉल्यूम दोनों का आएगा ना। तो देखो वॉल्यूम ऑफ ब्लू डॉल यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोनों से मिलके बने हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h। तो जो जो कॉमन है वो निकालो। R में इसलिए सेम ले रहा हूँ क्योंकि R तीनों में सेम दिया हुआ है। πr², यहाँ πr²h लो, यहाँ देखो पाई कॉमन है और r² कॉमन है, तो अंदर बचा 4/3r और यहाँ बचा h। ठीक है, तो πr² गया, तो h किसके इक्वल आ गया 4/3, और r 3 के इक्वल था, और h किसके इक्वल था भाई, h था, ओके 2 मिनट, इसका हाइट तो 8 दिया होता ना, इसके h को मुझे h डैश मानना पड़ेगा, इसके h को मुझे h डैश मानना पड़ेगा, तो h डैश 8 दिया हुआ था, क्योंकि यार h अच्छा नहीं लगता ना, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो h डैश 8 दिया हुआ है, ठीक है, तो 8 दिया हुआ है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 + 8 कितना आ गया 12 आ गया, तो ये 12 ओके मीटर है, सेंटीमीटर ड्रम की हाइट है। दैट्स इट दोस्तों, यही था। देखो, और देखो ये तो फ्री के नंबर होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आता रहूँगा, सैम्पल पेपर्स लेके आता रहूँगा, और कोई भी दिक्कत हो, मैं मानता हूँ कि कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ होगा, और अगर हुआ होगा, अगर समझ आ गया तो कोई बात नहीं, अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ होगा तो डू कमेंट मी, ठीक है, देन आई विल रिप्लाई एज सुन एज
पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। और जाने से पहले अगर आपने इसको चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, है ना, और कोई सजेशन हो तो आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।